सरकार ये मान रही है कि 15 रुपए में पूरी सब्जी अचार नहीं दिया जा सकता है, तो उन्होंने 20 का रेट किया। तो ये भेदभावपूर्ण नीति है कि गरीब आदमी छाबा लगा के सिर पर रख के बेच रहा कि जनरल डिब्बे में यात्री को दे आए, उसको आप 15 रुपए के लिए बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं। लाइसेंस फीस भी उसकी बढ़ा रहे हैं, जीएसटी उस पर ले रहे हैं। तो ये सरकार का दोगलापन है। सरकार ये चाहती ही नहीं है कि गरीब आदमी को, रेल यात्री को ये गर्म खान पान की व्यवस्था मिले। और ये इन्होंने जो 20 रुपए की बात अभी की है, सर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 6 महीने में IRCTC इसको भी बंद कर देगी। गुप्ता जी, हम ये जानना चाहते हैं कि रेलवे में जो खान पान की शिकायतें हैं, क्वालिटी को लेकर, उसकी डिलीवरी को लेकर, उसकी सेवाओं को लेकर, आखिर शिकायतों की वजह क्या है? रेलवे में जो खान पान की व्यवस्था थी वो नो प्रॉफिट नो लॉस के आधार पर चलाई जाती थी और ये व्यवस्था बहुत अच्छी रही, इस पर कभी शिकायतें नहीं रहीं। लेकिन इसका व्यवसायीकरण करने के लिए इसको टेंडर सिस्टम में डाल दिया गया। टेंडर सिस्टम में क्या होता है कि बिडिंग होती है, हर आदमी बिजनेस लेने के लिए हाई बिडिंग करता जाता है। रेलवे का अपना रिकॉर्ड बताता है कि अगर उनका फिक्स प्राइस 5 लाख रुपए है तो वो टेंडर 15 लाख में जा रहा है। लेकिन कभी अधिकारियों ने ये नहीं सोचा कि इतना पैसा आएगा कहाँ से। 3 CCMs कमेटी बनी, उन्होंने पूरा इसका एनालिसिस किया। रेलवे बोर्ड को उन्होंने मीटिंग, वो अपनी रिपोर्ट सौंपी। उसमें उन्होंने कहा कि ओवरऑल 75% हमारा इसमें खर्चा आता है। 25% का जो मार्जिन है उसमें वेंडर का कमीशन है, इलेक्ट्रिक का खर्चा है, तमाम तरह की चीज़ें हैं। उसके बावजूद ये टेंडर बिडिंग करोड़ों में जा रही है। उसका नतीजा क्या होता है कि एक ही कंपनी का पूरी कैटरिंग व्यवसाय पर कब्जा हो गया जी। और वो काम खुद तो नहीं कर रहे हैं, आगे सप्लेटिंग टू सप्लेटिंग, सप्लेटिंग टू सप्लेटिंग होती जा रही है। इससे क्वांटिटी और क्वालिटी का स्तर बिल्कुल गिर गया जी। और पार्लियामेंट में इस पर सवाल हुए तो एक एक कॉन्ट्रैक्टर पे 1000 कंप्लेंट्स का जवाब मिनिस्टर ने दिया कि इनकी इतनी कंप्लेंट्स आई जी। और वो जवाब ही में ये साफ देखा जाए कि छोटी यूनिट वाले लोग थे, उन पर तो हजारों रुपए जुर्माना किया गया और जिसकी 1000 शिकायतें थीं, यात्री शिकायत थी कि खाने की क्वालिटी ठीक नहीं है, क्वांटिटी कम है, उसको वार्निंग देके छोड़ दिया गया। इस प्रकार की जो व्यवस्था चल रही है अपनों को स्थापित करने की, बड़ों को स्थापित करने की, छोटों को उजाड़ने की, उसकी वजह से खान पान की सारी समस्याएं खड़ी हुई है। और इसकी जड़ में जब बात होती है, चर्चा होती है, तो कोई अधिकारी इसको सुनने के तैयार नहीं है। ऐसा कोई दौर था जब रेलवे का खान पान व्यवस्था आज के मुकाबले बेहतर थी, और वो कौन सा दौर था और किस रेल मंत्री के कार्यकाल में स्थितियां बेहतर थी? 2000 पहले तक की व्यवस्था ऐसी थी कि जो पुराने लाइसेंसीज हैं और खुद सुरेश प्रभु जी के साथ अनंत स्वरूप जी थे जी। एक मीटिंग में उन्होंने हम लोगों को खुद बताया कि रेलवे रेस्टोरेंट का खाना इतना अच्छा था कि जब मैं जयपुर में सीनियर DCM था तो रेलवे प्लेटफॉर्म पे जो RR था उसमें हम खाना खाने जाते थे जी जी। और मोस्टली RR में खाना ताज़ा बनता था, ताज़ा सप्लाई होता था जी जी। अब ये व्यवस्थाएं टेंडर की वजह से बड़ी बड़ी कंपनियों की ओर में चौपट हो गई। आदमी को, गरीब आदमी है जिसके लिए सरकार कहती है कि हम गरम पूरी चाय पकौड़ा की व्यवस्था करते हैं, व्यवस्था की बजाय उन्होंने वो सारी कुकिंग की व्यवस्था छीन ली और ये व्यवस्था की कि आप बड़े बड़े रेस्टोरेंटों से, RR से, बेस किचन से आप खाना लीजिए, चाय लीजिए। जो आदमी बेचने के लिए बेस किचन से चाय लेके आएगा, 4 घंटे बाद बेचेगा तो वो ठंडी कैसे होगी, वो गर्म कैसे रह जाएगी। जो गर्म खाना पैक होके आएगा 4 घंटा पहले, वो 4 घंटा पहले बनेगा, तब ठंडा होगा, तब पैक होगा। तो यात्री को ये जो सारी सुविधा थी ये छीन ली गई, मूल्य बढ़ गया, क्वांटिटी कम हो गई। इससे क्या होगा कि रेलवे में जो नए कॉन्ट्रैक्टर्स आए, जिनको स्थापित किया रेलवे ने, वो तो करोड़पति बन गए, लेकिन रेल यात्री जो गरीब आदमी था वो मुंह ताकता रह गया। वो आज भी गर्म पूरी चाय पकौड़ा के लिए प्लेटफॉर्म पर तरस रहा है। कुछ ट्रेनों में, ज़्यादातर में जो पेंट्री कार नहीं है, इसके बावजूद तमाम वेंडर्स उसके अंदर, उससे अथराइज वेंडर भी है और अनअथराइज भी है। दोनों तरह के वेंडर वो किसी तरह के खाने का सामान बेच रहे होते हैं। कोई कुछ मूल्य ले रहा है, कोई कुछ मूल्य ले रहा है,
क्वालिटी का किसी को पता नहीं, किससे कंप्लेंट करें ये भी बताया नहीं जा सकता। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है सर। मैं 2012 की बात कर रहा हूँ। रेलवे बोर्ड ने आला कार्ट रेट्स के आइटम, चाहे वो पेंटी कार हो चाहे स्टेशन हो, 2012 में रेट तय किए। और आपको सुन के ताज्जुब होगा कि 2012 से इतना महंगाई का इंडेक्स बढ़ने के बाद प्लेटफार्म पर जो यूनिट्स काम कर रहे हैं, जिसका आपने जिक्र किया, 2012 के मूल्य पर अभी भी वो सामान उपलब्ध करा रहे हैं, फिर भी संतोषजनक है, उनकी शिकायत नहीं है। लेकिन उनको भी ये पाबंदी लगा दी गई, अब गर्म यहाँ नहीं बनाओगे। फिर भी किसी प्रकार से, चूंकि उनका वो जीविका का साधन वही है, उनके पास दो चार नहीं है, तो ताज़ा ताज़ा घर से बना के लाते हैं, कहीं से करते हैं, लेकिन कि अगर ठंडा होगा तो बिकेगा नहीं। तो वो उन्होंने व्यवस्था अपनी की और उसकी वजह से वो उपलब्ध करा रहे हैं, शिकायत नहीं है। और इसी दौरान रेलवे ने IRCTC के माध्यम से 2-3 बार रेट रिवाइज किए। रेलवे IRCTC का ही पार्ट है, IRCT रेलवे का ही पार्ट है। जब उनको रेट रिवाइज करने की परमिशन है, उसके बावजूद उनकी शिकायतें आ रही हैं, तो सरकार ये निर्णय क्यों नहीं लेते कि जो हमारी पुरानी व्यवस्था है आज भी वो कारगर है, आज भी प्रभावी है, तो हम उस व्यवस्था को क्यों ना रखें। गुप्ता जी, IRCTC की बात आई तो मुझे याद आता है कि IRCTC को सबसे पहले रेल मंत्री लालू प्रसाद के वक्त में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था कि सारा जो है ये रेलवे का खान पान जो है वो IRCTC देखेगी। और इसके बाद वो कुछ समय तक जब उसको देखा गया कि सफल नहीं रहा प्रयोग और खान पान की क्वालिटी में वो सुधार नहीं हुआ, हर बार चेंजेज होते रहते हैं, इनका कुल मिला के खान पान पे क्या असर पड़ रहा है? इसका सीधा सा सवाल ये है, जवाब आपकी सवाल का, कि नीतीश कुमार जी जब रेल मंत्री थे तो IRCTC उस समय आई। तो व्यवस्था जब शुरू हुई तो थोड़ा ठीक था, क्योंकि उसमें बड़े प्लेयर उस समय इंटर नहीं कर पाए थे। जब लालू जी रेल मंत्री बने तो ऐसी कुछ व्यवस्थाएं की गई, ऐसे नियमों में बदलाव किए गए कि छोटे लोग आउट होते गए और बड़े प्लेयर्स इसमें इंटर किए। उससे क्या हुआ कि हमारे स्टेशन के जो छोटे लोग थे, गरीब लोग थे, एक ट्रॉली वाले थे, खोमचा वाले वो थे, उनके रोजगार छिनने लगे। तो हम लोगों ने मिलकर के एक ये संगठन बनाया और हमने इसको आंदोलन किया। और लड़ते लड़ते 2010 में जब ममता जी रेल मंत्री बनी तो उन्होंने इसको बारीकी से देखा, जांच किया। पहले व्हाइट पेपर आया इसमें, उसमें उन्होंने कहा कि ये कमी है। फिर नई पॉलिसी आई। उस नई पॉलिसी के तहत पुराने लोगों का रिन्यूअल की व्यवस्था थी और नए जो प्लेयर्स आ रहे हैं उनके लिए टेंडर की व्यवस्था थी। तो लड़ते लड़ते जब वो व्यवस्था हुई तो रेलवे ने क्या किया कि 2010 की पॉलिसी के हिसाब से जब IRCTC से हैंडओवर रेलवे को मिला तो उन्होंने रिन्यूअल व्यवस्था शुरू कर दी और बहुत अच्छी व्यवस्था रही। और आप देखेंगे 11 से लेकर 14 के बीच में रेलवे में 95% कंप्लेंट रिमूव हो गई। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि मुझे याद है कि उसी वक्त में ममता जी ने वो जनता खाना भी इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें वो पूरी सब्जी जो है वो गरम गरम ताज़ी पैक मिलती थी और वो एक गरीब आदमी के लिए बड़ी राहत की बात थी। और अभी हाल में उसका एक तरह से उसकी नकल अभी मौजूदा सरकार ने भी करने की कोशिश की है और उन्होंने 20 रुपये में वो जनता खाना, आलू की सब्जी और पूरी देने का फिर से अभी ऐलान किया है। तो ये जो व्यवस्था थी पहले कि ताज़ा ताज़ा पका के पूरी और सब्जी उपलब्ध करानी, ये क्यों, अगर ये फिर से इंट्रोड्यूस हो जाए तो? रेलवे का मैं इसमें एक बहुत गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, दोगलापन कह रहा हूँ। ममता जी ने जनता खाना गरीब आदमी के लिए इंट्रोड्यूस किया और वो बहुत पॉपुलर हुआ। और आप ये समझिए जो छोटे छोटे लोग हैं वो अगर गर्म चीज़ देंगे यात्री को वो तभी लेगा। बिल्कुल। तो अभी रेलवे का पिछले महीने एक आदेश निकला कि IRCTC इसको उपलब्ध कराएगी। रेलवे 15 रुपए में उपलब्ध कराएगी। वही चीज़ रेल यात्री की जेब काटने के लिए IRCTC के लिए रेट 20 रुपए तय किया गया। क्वांटिटी वही है, क्वालिटी वही है। तो अब वो जो 20 रुपए में मिलेगा आपको, वो गरम आपको इसलिए नहीं मिलेगा कि जो वहाँ वेंडर है वो उसको बनाएगा नहीं, वो रेलवे की जहाँ बेस किचन है या ठेकेदार के जन आहार हैं उनसे वो खरीदेगा, वो खरीद के लाके टेबल लगा करके बेचेगा। ये व्यवस्था इनकी है।
जी जी। तो जब सरकार ये मान रही है कि 15 रुपए में पूरी सब्जी अचार नहीं दिया जा सकता है, तो उन्होंने 20 का रेट किया। तो ये भेदभावपूर्ण नीति है कि गरीब आदमी छाबा लगा के सिर पर रख के बेच रहा कि जनरल डिब्बे में यात्री को दे आए, उसको तो आप 15 रुपए के लिए बेचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, लाइसेंस फीस भी उसकी बढ़ा रहे हैं, जीएसटी पे ले रहे हैं। तो ये सरकार का दोगलापन है। सरकार ये चाहती ही नहीं है कि गरीब आदमी को, रेल यात्री को ये गर्म खान पान की व्यवस्था मिले। और ये इन्होंने जो 20 रुपए की बात अभी की है, सर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 6 महीने में IRCTC इसको भी बंद कर देगी। जो नई चुनौतियां आ रही हैं कि आप फूड प्लाजा खोलते जा रहे हैं, बड़े बड़े जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, बड़ी कंपनियां हैं, उसको भव्य बनाने का, रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन और चमक दमक और हाई फाई ट्रेनें लाने का जो प्रोग्राम, उसमें वो जो सरकार की सोच में जो चीज़ें फिट होती हैं, उस तरह से लाइसेंस ये कैटरिंग के भी दिए जा रहे हैं। तो इसमें आने वाले समय में क्या ऐसा आपको नहीं लगता है कि जो सामान्य ट्रेनें हैं, जो मेल एक्सप्रेस हैं और जिनमें स्लीपर क्लास और जनरल कोच के जो पैसेंजर्स हैं, उनके लिए खाना पीना, उसको वहन करना, उसकी लागत और उसको अफोर्ड करना मुश्किल होने वाला है? ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है सर। अभी तक आपने जो सवाल किया उसमें सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है। व्यवस्था हमारे यहाँ बदलती रहती है। हमारी जो जनरेशन थी वो गई पीछे, अब आगे जनरेशन आ रही है। पैक्ड आइटम चाहते हैं, फूड प्लाजा का भी चाहते हैं, उसका चाहते हैं। तो हम कहते हैं जो गरीब यात्री के लिए आपने जो अभी तक व्यवस्थाएं कर रखी हैं, अब जो आप नई व्यवस्थाएं कर रहे हैं नई जनरेशन के हिसाब से करें, ताकि पुराने लोगों का भी रोजगार ना छीना सके। गरीब आदमी जो चीज़ आपसे चाहता है वो जो आपने अवेलेबल कराई वो भी उसको मिलती रहे, और नई चीज़, नए कॉन्टैक्ट आप दें। तो नए जमाने के लोग आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं जो फूड प्लाजा का चाह रहे हैं, दूसरी चीज़ के जा रहे हैं, फास्ट फूड चाह रहे हैं, उनको वहाँ मिले। इसमें क्या दिक्कत है? आप पुरानों को उजाड़ के नयों को स्थापित कर रहे हैं, आपत्ति केवल इस पर है। और स्थापित होने के लिए जब वो नई कंपनी आ जाती है तो उसका एकाधिकार हो जाता है, वो मनमाने तरीके से ट्रीट करती है। इसको रोका जाना बहुत जरूरी है गरीब आदमी के हित में। जी जी। अच्छा, मैंने ये महसूस किया है कि चाहे वो राजधानी हो, चाहे शताब्दी हो या कि वंदे भारत, उनमें जो खाने की सप्लाई हो रही है वो शताब्दी और राजधानी में तो पिछले 20-25 साल से लगभग एक जैसा ही खाना दिया जा रहा है। उसमें वही ऐसा जो हाई बिडिंग पे लेते हैं, जो इस कंपनी को ठेका दिया जाता है उसके साथ एग्रीमेंट होता है। वो कंपनी उसको चलाती नहीं, वो सप्लेटिंग के आगे देती है। तो जो चलाने वाला वेंडर है वो सोचता है कि पहले मैं मालिक का पैसा निकालूं, उसको रेल से कोई मतलब नहीं है, उसको रेल के यात्री से कोई मतलब नहीं है, अपना पैसा निकालूं, वो मालिक का पैसा निकालूं। इसलिए वो क्वांटिटी क्वालिटी के साथ समझौता करता है। आपको ताज्जुब होगा कि जो कंपनियां राजधानी शताब्दी में खाना सप्लाई कर रही है वही वंदे भारत में कर रही है। वंदे भारत में शिकायत क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है कि वंदे भारत अभी इंट्रोड्यूस ये पूरे हिंदुस्तान में छाएगी, तो उसकी भी कैटरिंग हम ही को मिले। तो जब ये पूरा कब्जा इस पे वो कंपनियां करेंगी, उस समय आप बात करना स्थिति क्या है, राजधानी शताब्दी से बदतर हालत होगी। ये बताएं गुप्ता जी, क्या इन सारी इश्यूज़ को कि किस तरीके से छोटी स्टैटिक यूनिट्स के साथ लगातार नाइंसाफ़ी हो रही है, उनके रोजगार और उनकी फ्यूचर जनरेशन के साथ किस तरीके से सरकार असंवेदनशील रवैया अपना रही, इसको लेकर क्या अभी हाल फिलहाल आपकी कोई बैठक रेल मंत्री या रेलवे बोर्ड के सदस्यों के साथ हुई है? सर मैं इसमें आपको बताना चाहता हूं कि 2017 में जो नई कैटरिंग पॉलिसी आई जी, और उसके बाद 15 मार्च 2017 को सर्कुलर 22 आया जी, उसमें उन्होंने छोटी इकाइयों के लिए प्रतिबंध लगा दिया जी, कि आपके पास अगर 2 यूनिट है तो एक आपको सरेंडर करनी पड़ेगी जी, अगर दूसरी यूनिट आप टेंडर में लेते हो निकल जाता है तो आपको 2 में से एक चूज करना पड़ेगा, मतलब आपको एक मिलेगा। और उसी पॉलिसी में सर ये लिखा हुआ है कि नई अलॉटमेंट अगर कोई होती तो एक कंपनी 360 स्टॉल ले सकता है। ये तो ये होगी नई की अलॉटमेंट की। अब पुराने पे अगर हम जाते हैं, अगर किसी कंपनी के पास 1000 स्टॉल हैं तो 2017 की पॉलिसी कहती है कि उसका पूरा रिन्यूअल किया जाएगा, उसका एक भी नहीं छीना जाएगा, और 2 अगर कोई चला रहा है तो उसका एक छीन लिया जाएगा। तो इसके खिलाफ हमने काफ़ी बातचीत की, इसके खिलाफ आंदोलन खड़ा किया, बहुत मीडिया ने इसको हाईलाइट किया कि ये नाइंसाफ़ी है। जब नतीजा नहीं निकला तो हम दिल्ली हाई कोर्ट में गए, वहाँ से हमें स्थगन आदेश मिला, जिसकी वजह से आज तक सभी लोगों का रोजगार सुरक्षित है। लेकिन सर आप जानते हैं कि हम छोटे छोटे गरीब लोग हैं, हमें वकील को पैसा देने के लिए बड़ी दिक्कत आती है, पता नहीं किस दिन केस हम हार जाएं, क्योंकि उनके तो बड़े वकील आते हैं। तो हमने इसके लिए माननीय सांसदों से भी अनुरोध किया है,
अभी 27 जुलाई को चेयरमैन रेलवे बोर्ड से भी हम मिले हैं। उसके पहले हम 17 नवंबर को चेयरमैन रेलवे बोर्ड से मिले थे। अभी अगस्त में भी माननीय जगदम्बा पाल सांसद जी के साथ हम गए तो उनसे निवेदन किया, सर ये नाइंसाफ़ी हो रही है। अब जब बातचीत होती है सर तो हमें ताज्जुब होता, बातचीत में सब हमारी बात से सहमत होते कि ये नाइंसाफ़ी है, लेकिन इसका कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। तो अभी हमने माननीय शिवगोपाल मिश्रा जी जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री हैं, उनसे भी हमारा डेलीगेशन मिला और हमने निवेदन किया, तो उन्होंने हमारी बात को जायज़ माना और हम लोगों को लेके एडिशनल मेंबर कैटरिंग के पास गए और उनसे डिस्कशन किया। तो हम इसी प्रयास में लगे हैं कि ये जो हमें नया कुछ मत मिले, लेकिन जो पॉलिसी के तहत हमारे साथ भेदभाव अन्याय किया जा रहा, छूतों जैसा अन्याय किया जा रहा, करोड़पतियों को तो आप पूरा दे रहे हैं, गरीब आदमी का छीन रहे हैं। तो ये जो छीनने की प्रवृत्ति है, गरीब को मारने की जो प्रवृत्ति है, एक तरफ मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, हमने भी उनसे निवेदन किया, हमने चेयरमैन साहब से कहा कि साहब ये सबका साथ सबका विकास कैसे है, तो उन्होंने कहा कि हम इसको देखते हैं। तो अब बातचीत चल रही है। उन्होंने वादा किया था कि 6 अगस्त के बाद हम एक जल्दी बड़ी मीटिंग बुलाएंगे, उसमें कुछ बातचीत होगी। तो मुझे उम्मीद है कि शायद 15 अगस्त के बाद कोई मीटिंग होगी, कोई इसका हल निकलेगा, ऐसी मुझे आशा है। तो गुप्ता जी, हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में रेलवे और सरकार आपकी मांगों को लेकर गंभीरता दिखाएगी, और दिखाएगी नहीं बल्कि आपकी जो छोटी इकाइयां हैं उनकी समस्याओं को दूर भी करेगी। और ये भी हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में रेल यात्रियों को भी बेहतर खाना मिलेगा और उनसे अधिक दाम वसूले नहीं जाएंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।